नमस्कार। इंसान हमेशा से एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा है। कभी बेहतर जिंदगी की तलाश में, कभी नए मौकों की तलाश में, तो कभी कभी मजबूरी में भी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन यात्राओं ने, इन माइग्रेशंस ने हमारी दुनिया के नक्शे को कैसे गढ़ा है, कैसे शेप किया है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज हम इग्नू के आधुनिक विश्व पाठ्यक्रम की यूनिट 14 प्रवास और बस्तियां यानी माइग्रेशंस एंड सेटलमेंट्स से मिले स्रोतों पर एक गहराई से नजर डालेंगे। ये यूनिट सिर्फ लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा। ये कहानी है कि कैसे सभ्यताएं बनी, कैसे बिगड़ी, कैसे अर्थव्यवस्थाएं बदली, नई संस्कृतियां कैसे जन्मी, उनमें टकराव कैसे हुए और सबसे अहम, आज की जो दुनिया हम देखते हैं उसकी नींव कैसे पड़ी। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना बहुत ही क्रूशियल है। आधुनिक विश्व इतिहास और समाज को समझने के लिए ये यूनिट, ये स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं को इस चर्चा से क्या मिलेगा? उम्मीद है कि इस विस्तृत बातचीत के अंत तक प्रवास के अलग-अलग पैटर्न, उनके पीछे के कारण, चाहे वो आर्थिक हों, जलवायु से जुड़े हों या सांस्कृतिक हों, इन सब को समझा जा सकेगा। हाँ, और खास तौर पर हम यूरोपीय विस्तार के दौरान हुए बड़े पैमाने पर प्रवासन, उसके जैविक यानी बायोलॉजिकल और सामाजिक प्रभावों और जबरन प्रवासन, खासकर दास्ता की जो क्रूर सच्चाई है, उसे भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। हम इन स्रोतों के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे। खंड 14.1 से शुरू करके 14.5 तक जाएंगे। बिल्कुल, हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। ऐतिहासिक प्रवास से लेकर यूरोपीय विस्तार और उसके क्या-क्या नतीजे हुए। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं, बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। ठीक है, तो 14.1 परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रवास, जैसा हमने कहा, मानव इतिहास जितना ही पुराना है। हाँ, और इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर आर्थिक कारण थे। बेहतर अवसर, अच्छी जमीन, व्यापार और कभी-कभी राजनीतिक दबाव भी, है ना? मतलब जिसे हम फोर्स्ड माइग्रेशन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जबरन प्रवास प्रारंभिक आधुनिक युग में, मतलब अर्ली मॉडर्न एरा में जो यूरोपीय प्रवास हुआ, वो शायद सबसे व्यवस्थित था, सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड था। अच्छा। और ये ज्यादातर समुद्री रास्ते से हुआ, पूर्व पश्चिम दिशा में। और ये सिर्फ इंसानों का प्रवास नहीं था। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इंसान तो गए ही, साथ में जानवर, पौधे और यहाँ तक कि बीमारियां भी इस यात्रा का हिस्सा बनी। सोचिए कितना कुछ बदल गया होगा। एक पूरी की पूरी इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई कई जगहों पर। कई प्रवास तो इतने पुराने हैं कि लिखने पढ़ने की कला के आविष्कार से भी पहले हुए। उनकी कहानियां तो अब समय की धुंध में खोसी गई हैं। सही बात है, लेकिन हम उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर सकते हैं जिन्होंने हमारी आधुनिक दुनिया को आकार दिया है, शेप दिया है। बिल्कुल। तो अब आते हैं खंड 14.2 पर। इतिहास में प्रवास, माइग्रेशन इन हिस्ट्री। कहानी कहाँ से शुरू होती है? सेपियंस मध्य अफ्रीका में उभरे। और हजारों साल पहले एक समय था जब भारत और अफ्रीका शायद किसी जमीनी पुल से जुड़े थे। हाँ, गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स हुई, हिमालय बने। खैर, तो कुछ लोग मध्य अफ्रीका से भारत आए। स्रोत इन्हें द्रविड़ कहते हैं। और माना जाता है कि उन्होंने कृषि और शहर बसाने की कला शुरू की। हाँ, ये एक थ्योरी है। फिर लोग और फैले। लगभग 50,000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया से लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। कैसे? शायद छोटी नावों, कनूज से, या उस वक्त कोई जमीनी रास्ता रहा होगा। संभव है। और वहां से वो न्यूजीलैंड और पॉलिनेशिया तक फैल गए। फिर एक और बड़ी माइग्रेशन हुई। लगभग 35,000 ईसा पूर्व साइबेरियाई शिकारी बेरिंग स्ट्रेट पार करके अलास्का पहुंचे। हाँ, और वहां से वो दक्षिण में चिली तक फैल गए। ये वो लोग थे जिन्हें बाद में मूल अमेरिकी या नेटिव अमेरिकन्स कहा गया। अच्छा, फिर लगभग 3,000 ईसा पूर्व मध्य एशिया से एक और समूह निकला। ये इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग थे। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रवास था। ये समूह भारत आया, जिन्हें आर्य कहा जाता है। कुछ फारस यानी ईरान गए, वो इंडो ईरानी कहलाए। और कुछ पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गए, डोरियन, जिन्होंने यूनानी सभ्यता की नींव रखी। जर्मन लोग भी अपनी जड़ें मध्य यूरोप में बसे। इन्हीं इंडो आर्यन समूह से जोड़ते हैं ना? हाँ, ये आर्य प्रवास का सिद्धांत भाषा विज्ञान, फिलॉलॉजी पर आधारित है। बिल्कुल। भाषा की समानताओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाले गए। फिर अगर हम और बात के समय में देखें
तो कोलंबस से बहुत पहले वाइकिंग्स ने ग्रीनलैंड और न्यूफाउंडलैंड की खोज की थी। हाँ, पर उन्होंने कोई बड़े पैमाने पर प्रवास नहीं किया वहां। वो ज्यादातर दक्षिण की ओर मध्य और दक्षिणी यूरोप में चले गए। और फिर जर्मन जनजातियों का जिक्र आता है, गॉथ्स, ट्यूटॉन्स। उन्होंने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया। क्यों? क्या कारण थे? मुख्य रूप से जनसंख्या का दबाव और रोमन प्रांतों जैसे गॉल, फ्रांस, स्पेन, इटली, इनकी दौलत को लूटने की इच्छा। तो ये सब देखकर सवाल उठता है कि आखिर ये बड़े बड़े प्रवास हुए क्यों? विद्वानों ने कई कारण बताए हैं। स्रोत उन्हें 3 मुख्य कैटेगरी में बांटते हैं: अर्थव्यवस्था, जलवायु और संस्कृति। हाँ, तो पहले बात करते हैं 14.2.1 अर्थव्यवस्था की। उपजाऊ जमीन का लालच, लूटपाट की इच्छा और नए व्यापार की संभावनाएं, ये सब आर्थिक कारण थे। इसका एक अच्छा उदाहरण यूनान है। पहाड़ी इलाका था, खेती के लिए जमीन कम थी। हाँ, तो कोरिंथ जैसे शहर राज्यों ने क्या किया? उन्होंने सिसिली और दक्षिण इटली पर कब्जा कर लिया। वहां टेरेंटम, रेगोसिया जैसे शहर बसाए। बिल्कुल। और यूनानियों ने वाइन, जैतून का तेल एक्सपोर्ट किया और काला सागर क्षेत्र से गेहूं इंपोर्ट किया। समुद्री व्यापार मार्गों पर कंट्रोल रखने के लिए एशिया माइनर के तट पर भी कॉलोनियां बसाईं। एक और उदाहरण फोनिशियंस का है। वो प्राचीन दुनिया के बेहतरीन नाविक और व्यापारी माने जाते थे। हाँ, लेकिन जब फारसियों ने उनके मुख्य शहर टायर पर कब्जा कर लिया तो उन्हें बड़े पैमाने पर प्रवास करना पड़ा। वे उत्तरी अफ्रीका चले गए और वहां कार्थेज शहर बसाया। और सिर्फ कार्तेज ही नहीं, उन्होंने स्पेन, सार्डिनिया, कोर्सिका में भी कॉलोनियां बनाई व्यापार के लिए। एक और उदाहरण अफगानिस्तान का है। पहाड़ी इलाका, ज्यादातर चरवाहा घुमंतू जीवन, अर्थव्यवस्था की कमी। तो इसने मध्ययुगीन काल में अफगानों को भारत की ओर आने पर मजबूर किया। हाँ, एक तरह से वे सैन्य मजदूर के रूप में दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल बादशाहों की सेवा में आए और फिर धीरे धीरे रोहिलखंड और बिहार के उपजाऊ मैदानों में बस गए। ये पैटर्न आज भी दिखता है ना। लोग बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए तो माइग्रेट करते हैं। बिल्कुल, आर्थिक कारण हमेशा से प्रवास का एक बड़ा ड्राइवर रहा है। ठीक है, अब दूसरा कारण देखते हैं। 14.2.2 जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु परिवर्तन ने भी बड़े पैमाने पर प्रवास को जन्म दिया। हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद मध्य एशिया का धीरे धीरे सूखना है, जिसे डेसिकेशन कहते हैं। इससे क्या हुआ? इससे वहां की स्टेपी, खानाबदोश जनजातियों को दक्षिणी एशिया और पूर्वी यूरोप की ओर जाना पड़ा। घोड़ों पर सवार ये खानाबदोश अक्सर बसी हुई सभ्यताओं पर हमला करते थे। चीनी इन्हें सुंगनू कहते थे। और इन्हीं में से एक समूह था हूणों का। हाँ, हूण पश्चिम की ओर बढ़े और उन्होंने भारत, फारस और रोमन साम्राज्यों पर भयानक हमले किए। कहते हैं कि कुछ हूण राजस्थान, गुजरात, सिंध में बस भी गए थे और शायद कुछ राजपूत वंशों का संबंध सीथियन यानी शक या हूणों से जुड़ा जाता है। हाँ, ऐसी मान्यताएं हैं। हूणों से पहले भी फारस पर सीथियन और पार्थियन हमले हुए थे और हूणों के साथ सरमेशियन और अवार्स जैसी जनजातियों ने भी रोमन साम्राज्य पर हमला किया था। कुछ मध्य एशियाई जनजातियां तो यूरोप में बस भी गईं, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी में। हंगरी के आज के मग्यार शायद हूणों के ही वंशज माने जाते हैं। हाँ, माना जाता है। जलवायु परिवर्तन का एक और उदाहरण स्कैंडिनेविया में बढ़ती ठंड है, जिसने वाइकिंग्स के प्रवास को बढ़ावा दिया। डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस का नॉर्मंडी प्रांत, दक्षिण इटली, यहाँ तक कि रूस और बाइजेंटाइन साम्राज्य तक वो पहुंचे। बिल्कुल। तो जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर लोगों को उनकी जगहों से हटने पर मजबूर कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा कारक 14.2.3 संस्कृति, कल्चर। अर्थव्यवस्था, जलवायु, जनसंख्या, तकनीक, इन सब के अलावा संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रही है। हाँ, और इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण शायद चीन का है। 1400 ईस्वी के आसपास चीन की समुद्री तकनीक पश्चिमी यूरोप के बराबर थी। एडमिरल चेंग हो का नाम आता है। उनके नेतृत्व में चीनी बेड़ा पूर्वी अफ्रीका तक गया था 1405 से 1433 के बीच। हाँ, 7 यात्राएं की थी उन्होंने। लेकिन फिर क्या हुआ? चीन आगे क्यों नहीं बढ़ा? कारण था कन्फ्यूशियस विचारधारा। वो विचारधारा चीन को सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ मानती थी और बाहरी दुनिया को बर्बर। बिल्कुल, वे मानते थे कि बाहरी दुनिया के लोग सिर्फ चीनी सम्राट को श्रद्धांजलि देने लायक हैं। चंग हो की यात्राओं का उद्देश्य कोई ज्ञान बढ़ाना या स्थायी व्यापार या बस्तियां स्थापित करना नहीं था। तो फिर क्या था? मुख्य उद्देश्य था दरबार के लिए विलासिता का सामान लाना।
चीन के समाज में वाणिज्य और व्यापारियों का स्थान भी नीचा माना जाता था। अच्छा। तो मिंग राजवंश ने एक तरह से खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया, अपनी क्षमता के बावजूद। हाँ, सांस्कृतिक सोचने ने रोक दिया। हाँ, इसके विपरीत यूरोप में एक अलग तरह की जिज्ञासा और विस्तार की भावना थी। रोमन्स का भी एक उदाहरण दिया गया। वो मानते थे कि दुनिया चौकोर है और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से आगे अटलांटिक में जाने पर लोग नरक में गिर जाएंगे। हाँ, ये सोच भी अजीब थी, है ना? और इसने उन्हें भूमध्य सागर से बाहर निकलने से रोका। और धर्म ने भी भूमिका निभाई। और उत्तरी अफ्रीका, एशिया माइनर, अजम, ईरान, इराक में फैल गए और बस गए। तो संस्कृति, विचारधारा, धर्म ये सब तय कर सकते हैं कि कोई समाज बाहर की दुनिया से जुड़ेगा या खुद को सीमित रखेगा। बिल्कुल, ये अवसर पैदा भी कर सकते हैं और अवसरों को रोक भी सकते हैं। बहुत दिलचस्प। अब हम आते हैं यूनिट के अगले बड़े हिस्से पर, 14.3 यूरोपीय विस्तार 1400 से 1800, द यूरोपियन एक्सपेंशन 1400 टू 1800। ये वो दौर था जिसने सच में दुनिया बदल दी। हाँ, इसकी शुरुआत हुई खोज के युग यानी एज ऑफ डिस्कवरी से। यूरोपीय नाविकों ने महासागरों की समुद्री खोज शुरू की। फर्डिनांड मैगेलन का नाम आता है, जिसने पहली बार दुनिया का चक्कर लगाया 1519 से 1522 के बीच। हालांकि वो खुद यात्रा पूरी नहीं कर पाए थे। सही कहा। और मजबूत यूरोपीय जहाज़ों, जिन्हें कॉग्स कहा जाता था, उन्होंने अटलांटिक महासागर को नियमित रूप से पार करना संभव बना दिया। लंबी दूरी की यात्रा की क्षमता बढ़ गई। और उन्होंने दुनिया के प्रमुख भूभागों की तटरेखाओं का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। हाँ, और इसमें प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत मदद की। विलियम कैक्सटन ने 1470 के दशक में इसे इंग्लैंड में शुरू किया। नक्शा निवेशी की नई तकनीकों के साथ मिलकर इस नए ज्ञान को तेजी से फैलाया गया। तो समुद्र पर महारत और भौगोलिक ज्ञान, इन दो चीजों ने यूरोपियों को पहले गैर यूरोपीय दुनिया के व्यापार पर नियंत्रण करने और फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाया। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि उनका मुख्य मकसद क्या था? Why did they venture out? स्रोत कहते हैं व्यापार, ट्रेड। यूरोप उस समय खुद को एशिया और अफ्रीका का एक गरीब पड़ोसी समझता था। ऐसा क्यों? शायद यात्रियों की बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानियों की वजह से। और जो महंगा सामान यूरोप पहुंचता था, सोना, जवाहरात, रेशम, कालीन, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन, उसे देखकर उन्हें लगता था कि पूरा बहुत अमीर है। पर मसालों की तो बहुत मांग थी यूरोप में। इंडोनेशियाई द्वीप समूह तो स्पाइस आइलैंड्स के नाम से ही मशहूर था। हाँ, लौंग मिलती थी मोलुकास में, जायफल और जावित्री बांदा द्वीप में, काली मिर्च सुमात्रा में, दालचीनी श्रीलंका में और काली मिर्च भारत के मालाबार तट पर भी। इन मसालों की इतनी भूख क्यों थी यूरोप में? मुख्य रूप से मांस को प्रिजर्व करने के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए। रेफ्रिजरेशन तो था नहीं उस समय। अच्छा, और एक और समस्या थी यूरोप के पास। उनके ऊनी माल की पूर्व में कोई खास मांग नहीं थी। हाँ, तो उन्हें एशिया से सामान खरीदने के लिए और अपने आंतरिक व्यापार के लिए सिक्कों की, यानी सोने चांदी की जरूरत पड़ती थी। और यूरोप में सोने की कमी हो गई थी, जिसे गोल्ड फैमिन कहा गया है। हाँ, इस सोने की कमी ने भी उन्हें समुद्र पार व्यापार और सोने की खोज के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि मछली की तलाश में भी वो दूर दूर तक गए। पुर्तगाल का कॉड मछली का व्यापार और अजोरेस द्वीपों की खोज इसी से जुड़ी है। कि ठीक, पर एक सवाल और उठता है। इटली के शहर जैसे वेनिस और जेनोआ समुद्री व्यापार में सबसे आगे थे। फिर भी समुद्री यात्राओं में बढ़त पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस ने क्यों ली? इटली पीछे क्यों रह गया? इसके कई कारण थे। पहला, इटली के जहाज, जिन्हें गलीज कहते थे, वो भूमध्य सागर के शांत पानी के लिए तो ठीक थे, पर अटलांटिक के तूफानी समुद्रों के लिए उतने उपयुक्त नहीं थे। दूसरा, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति अटलांटिक की खोज के लिए बेहतर थी। वो अटलांटिक के तट पर ही थे। और तीसरा, शायद इटली के शहर अपने पारंपरिक और फायदेमंद लेवेंट व्यापार, पूर्वी भूमध्य सागर के साथ व्यापार को ही जारी रखना चाहते थे। वे अटलांटिक के जोखिम भरे कामों में शायद पैसा नहीं लगाना चाहते थे। ये बात भी सही है। शुरुआत में जो यूरोपीय बस्तियां बनी वो ज्यादातर किले और बंदरगाही थीं, खासकर एशिया में। हाँ, क्योंकि एशिया में उस समय शक्तिशाली साम्राज्य थे, ऑटोमन साम्राज्य, चीन का मिंग राजवंश, भारत में मुगल साम्राज्य। वहाँ यूरोपीय विजेता नहीं थे, बल्कि याचक और पर्यवेक्षक की भूमिका में थे। लेकिन नई दुनिया यानी अमेरिकाज में स्थिति बिल्कुल अलग थी। वहाँ स्वदेशी प्रतिरोध कई कारणों से कमजोर था, इसलिए वहाँ जो तटीय बस्तियां बनी वो तेजी से बड़े क्षेत्रीय साम्राज्यों में बदल गईं। स्पेन ने खासतौर पर एक क्षेत्रीय साम्राज्य बनाया,
जबकि इटली के शहर राज्यों ने ज्यादातर वाणिज्यिक साम्राज्य बनाए थे। ये एक फर्क था। हाँ, और स्पेन के जो लोग गए उनमें कई चरवाहे, भेड़ मवेशी पालने वाले थे जो वहां जाकर विजेता सैनिक बसावटकर्ता बन गए। एक और फैक्टर था धर्म। लड़ाकू ईसाई धर्म, मिलिटेंट क्रिश्चियनिटी, ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो जीतेंगे और हीदन्स यानी गैर ईसाइयों को ईसाई बनाएंगे। हाँ, और वो प्रेस्टर जॉन वाली कहानी भी थी, एक मिथिकल ईसाई राजा जिसके बारे में माना जाता था कि वो एशिया या अफ्रीका में कहीं राज करता है और मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष में यूरोप की मदद करेगा। उसकी खोज ने भी यात्राओं को प्रेरित किया। और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज तो स्पेन के रिकॉन्क्विस्टा यानी स्पेन से इस्लाम को बाहर निकालने के अभियान का ही एक हिस्सा थी, क्योंकि जमीनी रास्ते मुस्लिम ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे। तो मकसद कई थे, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, इन सब ने मिलकर यूरोपीय विस्तार को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। अब जरा विस्तार से देखते हैं कि ये प्रवास और बस्तियां अलग अलग जगहों पर कैसे हुईं। पहले बात करते हैं 14.3.1 दक्षिण अमेरिका में प्रवास की। इसकी शुरुआत कोलंबस से होती है, जब उसे हिस्पैनियोला द्वीप, आज का हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक पर सोना मिला, तो इसने और यूरोपीय बसने वालों को आकर्षित किया। हाँ, 1493 में वो करीब 1500 बसने वालों को लेकर आया, जिनमें किसान और कारीगर भी थे। फिर 1502 में 2500 और लोग आए। उम्मीद तो ये थी कि ये लोग वहां जाकर आत्मनिर्भर समुदाय बनाएंगे, खेती करेंगे, लेकिन जो स्पेनिश विजेता कॉन्किस्टाडोर्स गए, वो असल में सोने के लालची थे और शारीरिक श्रम से नफरत करते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें स्थानीय आबादी यानी मूल निवासियों से जबरन श्रम लेने की कानूनी शक्ति मिल गई। इसे एनकोमिरेंडा सिस्टम कहा गया। ये सिस्टम बहुत क्रूर था। इसके तहत स्पेनिश लोगों को जमीन के साथ साथ वहां रहने वाले मूल निवासियों पर भी अधिकार मिल जाता था। उनसे काम करवाया जाता था, टैक्स वसूला जाता था और उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार होता था, जिससे कई भारतीय मारे गए। श्रम की तलाश में ही उन्होंने प्यूर्टोरिको 1508, जमैका 1509 और क्यूबा 1511 पर विजय प्राप्त की। क्यूबा से भी सोना मिलने लगा। फिर ये विजेता मुख्य भूमि यानी मेनलैंड अमेरिका की ओर बढ़े। हर्नान कोर्टेस का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कोर्टेस 1519 में क्यूबा से मेक्सिको के खाड़ी तट पर पहुंचा। उसके साथ सिर्फ लगभग 600 लोग, 16 घोड़े, 14 तोपें और 13 मस्केट बंदूकें थीं। और वहां उसका सामना हुआ शक्तिशाली एज़टेक साम्राज्य एज़टेक से। एज़टेक बहुत बहादुर थे, लेकिन उनके हथियार पत्थर के थे। वो यूरोपियों की स्टील की तलवारों और तोपों का मुकाबला नहीं कर सके। एज़टेक शासक मोंटेजुमा 1521 में हार गया और स्पेनिश लोगों ने प्रशांत महासागर के तट तक विजय प्राप्त कर ली। इसी तरह की कहानी पेरू में दोहराई गई। वहां इंका साम्राज्य, इंकास, बहुत शक्तिशाली और व्यवस्थित था। उत्तर में इक्वाडोर से लेकर दक्षिण में चिली तक फैला हुआ था। उनकी सड़क प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी। कुस्को और क्वेटो उनकी राजधानियां थीं। लेकिन फ्रांसिस्को पिज़ारो ने 1531 में सिर्फ 180 आदमी और 27 घोड़ों के साथ हमला कर दिया। और उस समय इंका साम्राज्य में उत्तराधिकार का संकट भी चल रहा था। दो भाइयों अताहुआल्पा और हुआस्कर के बीच गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। पिज़ारो ने धोखे से अताहुआल्पा को पकड़ लिया और मार दिया। यहाँ भी हैंडगन और तोपों ने छोटी सी यूरोपीय सेना को जीत दिला दी। बाद में एल्माग्रो ने बोलीविया और चिली तक प्रवेश किया। पेड्रो डे वाल्डीविया ने 1541 में सैंटियागो शहर की स्थापना की। 1572 तक पेरू में इनका प्रतिरोध लगभग समाप्त हो गया। सोचिए, कॉर्टेज और पिज़ारो कितनी छोटी सेनाओं के साथ उन्होंने इतने बड़े साम्राज्यों को हरा दिया। टेक्नोलॉजी का अंतर, बीमारियां और शायद कुछ हद तक स्थानीय साम्राज्यों की आंतरिक कमजोरियां भी वजह रही। बिल्कुल। 1600 तक आते आते पुर्तगाल, ब्राजील, पश्चिम अफ्रीका और चीन के समुद्री तट के कुछ हिस्सों को नियंत्रित कर रहा था और स्पेनिश अमेरिकी साम्राज्य टेक्सास से लेकर चिली तक फैल चुका था। क्या स्थानीय लोगों ने बिल्कुल प्रतिरोध नहीं किया? अराउकेनियन चिली में और मुरा अमेजन में जैसे स्वदेशी समूहों ने काफी समय तक प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः असफल रहे। माया सभ्यता जो ग्वाटेमाला और युकटान प्रायद्वीप में थी, उस पर पेड्रो डे अल्वाराडो ने 1523 में हमला किया। माया लोगों में राजनीतिक एकता की कमी थी, इसलिए वो भी हार गए। उनकी आखिरी राजधानी नोस्पेटन 1697 में जाकर स्पेनिश नियंत्रण में आई। तो दक्षिण और मध्य अमेरिका में यूरोपीय साम्राज्यों का विस्तार बहुत तेजी से हुआ
और इसके परिणाम स्वदेशी आबादी के लिए विनाशकारी रहे। अब बात करते हैं 14.3.2 उत्तरी अमेरिका में प्रवास। माइग्रेशंस टू नॉर्थ अमेरिका की यहाँ स्थिति थोड़ी अलग थी। हाँ, स्पेनवासी मेक्सिको से उत्तर की ओर बढ़े, यानी आज के दक्षिणी यूएस की तरफ। लेकिन वहाँ यूमा विद्रोह 1781 जैसे प्रतिरोधों ने उनके विस्तार को कुछ हद तक रोका। ग्रेट प्लेन्स पर भी दूसरी जनजातियां थीं, जैसे कुमांचे और यूटेज। वो फ्रांसीसियों से मिले घोड़ों और आग्नेयास्त्रों, बंदूकों से लैस होकर दक्षिण की ओर बढ़ रही थीं, जिससे स्पेनिश विस्तार पर दबाव पड़ा। हालांकि स्पेनवासी कैलिफोर्निया में जरूर फैले। उत्तरी अमेरिका की जो मूल जनजातियां थीं, वो ज्यादातर शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर थीं। उनकी बसावट दक्षिण अमेरिका के साम्राज्यों की तरह घनी नहीं थी। और यहाँ मुख्य रूप से ब्रिटिश और फ्रांसीसी बसने वाले आए। ब्रिटिश ज्यादातर मछुआरे, किसान और व्यापारी बने। उनकी शुरुआती बस्तियां थीं जेम्सटाउन, वर्जीनिया। उनका संघर्ष हुआ चेरोकी जैसी जनजातियों के साथ, क्योंकि ब्रिटिश अमेरिकी बसावट उनकी शिकार करने वाली जमीनों पर फैल रही थी। फ्रांसीसी बस्तियां कहाँ थी? फ्रांसीसियों ने क्यूबेक 1608 में स्थापित और लुइजियाना क्षेत्र जैसे बिलॉक्सी बे, मोबाइल, न्यू ऑर्लियंस पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे किलेबंदी की, ऊपरी मिसिसिपी पर मिशन स्थापित किए, काहोकिया, कास्कसकिया, ग्रेट लेक्स क्षेत्र में भी किले बनाए। फोर्ट सेंट चार्ल्स, फोर्ट लारीन, फोर्ट बर्बन, फोर्ट डॉफिन। उन्होंने चिक्सॉ जनजाति को रोकने के लिए चौकियां बनाई। लेक शैम्पलेन के पास फोर्ट सेंट जीन, आज के टोरंटो के पास फोर्ट रुएल, फोर्ट लाकॉन जैसे किले बनाए। न्यू ऑर्लियंस के पास रहने वाली नेचेस जनजाति का फ्रांसीसियों ने दमन किया, उन्हें लगभग कुचल दिया। तो उत्तरी अमेरिका में अलग अलग यूरोपीय शक्तियों स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस के बीच भी प्रतिस्पर्धा थी और मूल निवासियों के साथ संघर्ष भी। बिल्कुल। अब जरा बसने वालों की संख्या और उनकी अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। शुरुआत में कितने लोग आए? शुरू में हर साल लगभग 1000 से 2000 इबेरियन यानी स्पेनिश और पुर्तगाली अमेरिका आते थे। ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन फिर वेस्ट इंडीज आकर्षण का केंद्र बना। हाँ, 1630 और 40 के दशक में वहाँ आसान शर्तों पर जमीन मिल रही थी, तंबाकू, नील, इंडिगो और कपास उगाने के लिए। बारबाडोस की आबादी 1640 में 30,000 तक पहुंच गई थी, सेंट किट्स की 20,000। फिर बड़ा बदलाव आया जब बड़े पैमाने पर चीनी के बागान शुरू हुए। हाँ, सदी के मध्य में चीनी बहुत मुनाफे का सौदा थी। 18वीं सदी की पहली छमाही में सिर्फ जमाइका में ही 30,000 से 50,000 श्वेत प्रवासी आए। कई फ्रांसीसी भी वेस्ट इंडीज गए, खासकर सेंट डोमिंगो, आज का हैती। स्पेनिश अमेरिका में लोग क्या कर रहे थे? वहाँ खेती, पशुपालन और खासकर कीमती धातुओं का खनन, चांदी की खानें पोटोसी, बोलीविया और ज़ाकटेकास मेक्सिको में बहुत प्रसिद्ध थीं। और ब्राजील में? ब्राजील में 1719 में कुयाबा में सोने के खेत मिले। इसने पुर्तगाली प्रवासन को बहुत बढ़ाया। 1760 के दशक में सालाना लगभग 5,000 पुर्तगाली ब्राजील आ रहे थे। अनुमान है कि 18वीं सेंचुरी के अंत तक कुल 4 लाख पुर्तगाली ब्राजील आ चुके थे। फ्रांसीसियों ने भी लोगों को भेजने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने कैन दक्षिण अमेरिका में एक कॉलोनी बसाने की कोशिश की। 1763-64 में करीब 9,000 लोगों को भेजा गया, लेकिन ये प्रयास ज्यादा सफल नहीं रहा। ये जो लोग आ रहे थे, ये कौन थे? मतलब उनका सामाजिक स्तर क्या था? इनमें कई वेतनभोगी मजदूर थे, किसान थे और बड़ी संख्या में अनुबंधित नौकर, इंडेंचर्ड सर्वेंट्स भी थे। ये वो लोग थे जो अमेरिका आने का किराया नहीं दे सकते थे, तो वो किसी मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि कुछ साल, अक्सर 4-7 साल, उसके लिए बिना वेतन के काम करेंगे और बदले में मालिक उनका किराया देगा। अच्छा, एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि लैटिन अमेरिका में स्वदेशी आबादी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहती थी, जबकि स्पेनिश और पुर्तगाली मुख्य रूप से शहरों में बसे। हाँ, और उत्तरी अमेरिका में भी यूरोपीय शहरों का आकार तेजी से बढ़ा। फिलाडेल्फिया का उदाहरण दिया गया है। 1685 में आबादी 2500 थी, जो 1760 तक 25,000 हो गई, 10 गुना वृद्धि। ये आंकड़े प्रवास के पैमाने और आर्थिक गतिविधियों को साफ दिखाते हैं। अब आते हैं 14.33 प्रवासन के प्रति अंग्रेजी और फ्रांसीसी दृष्टिकोण पर। इंग्लिश एंड फ्रेंच अप्रोचेस टू माइग्रेशन।
एक बड़ा सवाल ये है कि ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय आबादी न्यू फ्रांस या फ्रांसीसी उपनिवेश की तुलना में इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? इसका मुख्य कारण उनकी नीतियां थी। ब्रिटिश सरकार सभी धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को अपनी कॉलोनियों में स्वीकार करने को तैयार थी। यहां तक कि फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट्स, जिन्हें हुगेनॉट्स कहा जाता था, वो भी ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका चले गए। जबकि फ्रांसीसी औपनिवेशिक नीति क्या थी? उनकी नीति थी कि केवल कैथोलिक ही उनकी कॉलोनियों में बस सकते हैं। उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को न्यू फ्रांस जाने की इजाजत नहीं दी। इससे तो आबादी वृद्धि पर बहुत फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल। दूसरा कारण था ब्रिटिश कानून। 1657 का एक एक्ट था जिसने गरीबों को अपने पैरिश यानी इलाके के बाहर काम खोजने की अनुमति दी, अगर उनके पास एक प्रमाण पत्र हो। इससे क्या हुआ? इससे अमेरिका और वेस्ट इंडीज में अनुबंधित मजदूरों के रूप में उनका प्रवास आसान हो गया। 17वीं सदी में ज्यादातर प्रवासी इंग्लैंड से आए थे, लेकिन 18वीं सदी में स्कॉटलैंड और आयरलैंड से बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ, क्योंकि वहां आर्थिक अवसरों की कमी थी। कुछ आंकड़े दिए गए हैं जनसंख्या वृद्धि के। मैसाचुसेट्स में 1643 से 1700 के बीच आबादी 16,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। कनेक्टिकट में 5,500 से 20,000, वर्जीनिया में 15,000 से 60,000, न्यूयॉर्क में 17वीं सदी के अंत तक 20,000 लोग थे। कुल मिलाकर 17वीं सदी के अंत तक अंग्रेजी मेनलैंड कॉलोनियों की कुल यूरोपीय आबादी 2 लाख से ज्यादा थी। 2 लाख से ज्यादा। और इसकी तुलना में न्यू फ्रांस में कितने लोग थे? 1666 में न्यू फ्रांस में सिर्फ 3200 फ्रांसीसी थे। सोचिए, कहाँ 2 लाख और कहाँ सिर्फ 3,000। इतना बड़ा अंतर। हाँ, हालांकि 1660 और 70 के दशक में फ्रांसीसी सरकार ने बसने वालों को पैसा देकर भेजने की कोशिश की। खासकर अनाथ बच्चों के अप्रवासन को सब्सिडी दी गई। न्यू फ्रांस से मुख्य निर्यात क्या था? फर, जानवरों की खाल। लेकिन फ्रांसीसी मंत्री कॉलबर्ट चाहते थे कि सेंट लॉरेंस घाटी को भोजन और उद्योग के स्रोत के रूप में विकसित किया जाए। वहां से वेस्ट इंडीज को अनाज, मछली और लकड़ी का निर्यात भी होता था। लेकिन फिर भी आबादी बहुत धीरे बढ़ी। 17वीं सदी के अंत तक जहां फ्रांसीसी निवासियों की संख्या लगभग 10,000 थी, वहीं ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका में लगभग 210,000 यूरोपीय थे। और 1740 तक आते आते न्यू फ्रांस में सिर्फ 56,000 फ्रांसीसी मूल के निवासी थे, जबकि ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय पृष्ठभूमि के लगभग 10 लाख लोग हो चुके थे। 1 मिलियन। ये अंतर तो जबरदस्त है। ब्रिटिश नीति ज्यादा खुली थी। एक और एक्ट का जिक्र है, प्लांटेशन एक्ट 1745। हाँ, इस एक्ट के तहत कैथोलिकों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति 7 साल ब्रिटिश कॉलोनी में रहने के बाद नागरिकता का पात्र बन सकता था। इसने भी प्रवासन को प्रोत्साहित किया, और जैसे जैसे मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया में आसानी से खेती लायक जमीन कम होती गई, लोग पश्चिम और दक्षिण की ओर फैलने लगे। शेननंडिया घाटी, जेम्स नबी, रोनोक कैप के साथ साथ और फिर कैरोलिनाज में। हाँ, 1730 से 1775 के बीच अकेले उत्तरी कैरोलिना की श्वेत आबादी 30,000 से बढ़कर 255,000 हो गई। विस्तार बहुत तेज था। अब जरा सामाजिक गतिशीलता, सोशल डायनामिक्स की बात करते हैं। शुरुआती प्रवासियों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से कहीं ज्यादा थी। इसका क्या असर हुआ? इसका असर ये हुआ कि स्पेनिश और पुर्तगाली पुरुषों ने बड़ी संख्या में स्थानीय भारतीय महिलाओं से विवाह किए या उन्हें उपपत्नी के रूप में रखा। और इनकी संतानों को क्या कहा गया? मेस्टिजोस। ये ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते थे। लेकिन बाद में स्थिति बदली। हाँ, 1690 के दशक तक कुछ क्षेत्रों में, जैसे चेसापीक खाड़ी में, अमेरिकी मूल के यूरोपियन निवासियों का प्रतिशत बढ़ा, क्योंकि वहां पुरुषों और महिलाओं का संतुलन बेहतर हो गया था। यूरोपीय और स्वदेशी अमेरिकी विवाहों से जो बच्चे हुए, उन्होंने कभी-कभी अनुवादक के रूप में या व्यापार में भी भूमिका निभाई। हाँ, खासकर सीमांत समाजों में, जैसे हडसन बे या पश्चिम अफ्रीका में, जहां यूरोपीय पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, ऐसे अंतर्विवाह आम थे। अच्छा, 18वीं शताब्दी में एक और तरह का तनाव पैदा हुआ। पेनिनसुलेरिस यानी स्पेन में जन्मे लोग और क्रियोलोज यानी अमेरिका में जन्मे स्पेनिश बसने वालों के वंशज के बीच। हाँ, क्रियोलोज महसूस करने लगे थे कि उन्हें सरकार और ऊंचे पदों में बराबर का हक नहीं मिल रहा है, जबकि पेनिनसुलेरिस को ज्यादा तरजीह दी जाती थी। यहीं से बाद में स्वतंत्रता आंदोलनों के बीज पड़े। अच्छा, जर्मन और डच प्रवासन का क्या रोल था? उनकी भूमिका तुलनात्मक रूप से कम थी। 30 वर्षीय युद्ध के बाद उत्तरी जर्मनी से कई गरीब लोग नई दुनिया गए, खासकर पेंसिल्वेनिया में बसे। उत्तरी कैरोलिना में स्विस और जर्मन अप्रवासियों ने न्यू बर्न शहर की स्थापना की,
जो 1770 में कॉलोनी की राजधानी भी बना। लेकिन जर्मनी से अप्रवासन बाद में कम क्यों हो गया? क्योंकि उस समय रूस में कैथरीन द ग्रेट जैसी शासक थीं, जो जर्मन किसानों को रूस में बसने के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं, अच्छी शर्तों पर जमीन दे रही थीं, तो कई जर्मन रूस जाने में ज्यादा रुचि रखने लगे। अब रूस की बात आई है तो रूसी विस्तार का पैटर्न पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों से अलग था। हाँ बिल्कुल, पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों समुद्र के रास्ते फैलीं, जबकि रूसियों ने जमीन के रास्ते पूर्व की ओर विस्तार किया। जार का साम्राज्य क्रीमिया और साइबेरिया में फैला। रूसी ज्यादातर कहाँ बसे? वो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित थे। पीटर द ग्रेट के शासनकाल में साइबेरिया में खनन शुरू हुआ और वहां रूसी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। 1701 में लगभग 100,000 थी, जो 1721 तक 700,000 हो गई। खनन और धातु कर्म पहले यूराल पहाड़ों में और फिर अल्ताई क्षेत्र में विकसित हुआ। उनका टकराव भी हुआ स्थानीय लोगों से। एल्यूशन आइलैंड्स के निवासी का फर की तलाश कर रहे रूसियों से टकराव हुआ 18वीं सदी के मध्य में। 1766 में रूसियों ने फॉक्स द्वीप समूह में स्वदेशी प्रतिरोध को बेरहमी से कुचल दिया। तो रूसी विस्तार का अपना एक अलग पैटर्न था, जमीन पर आधारित। बिल्कुल। अब हम एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील पहलू पर आते हैं। 14.4 एक जैविक आक्रमण। ये सिर्फ लोगों और बंदूकों का आक्रमण नहीं था। नहीं, ये एक जैविक आक्रमण भी था, जिसके परिणाम मूल अमेरिकी आबादी के लिए भयानक विनाशकारी थे। लेकिन इसका असर यूरोपियों पर भी हुआ। हाँ, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। वहाँ मलेरिया, पीला बुखार, येलो फीवर जैसी बीमारियों के कारण ज्यादातर यूरोपीय या तो मर गए या एक आत्मनिर्भर आबादी नहीं बना सके। पीला बुखार तो पश्चिम अफ्रीका से दासों के जहाजों के जरिए वेस्ट इंडीज पहुंचा और वहां यूरोपीय सैनिकों और बसने वालों के बीच मौत का तांडव मचा दिया। जमैका का उदाहरण दिया गया है, जहां श्वेत लोगों की मृत्यु दर दासों की तुलना में ज्यादा थी। हाँ, लेकिन समशीतोष्ण अमेरिका, यानी जहां का मौसम यूरोप जैसा था, वहां यूरोपीय कम संख्या में जाने के बावजूद जनसांख्यिकीय रूप से फले फूले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने साथ ऐसी बीमारियां लेकर आए जिनके प्रति नई दुनिया की स्वदेशी आबादी में कोई प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी नहीं थी। चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा। 1492 में कोलंबस के आने से पहले अमेरिका की कुल आबादी का अनुमान 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से भी ज्यादा लगाया जाता है। अकेले कैरिबियाई द्वीपों में ही 10 लाख मूल निवासी थे। लेकिन फिर क्या हुआ? स्पेनिश शासन के तहत गुलामी, कठोर बर्ताव, युद्ध और सबसे बढ़कर इन नई बीमारियों का कहर, इन सब के मिले जुले असर से स्वदेशी आबादी में भारी भारी गिरावट आई। वेस्ट इंडियन द्वीपों की मूल आबादी अरावक और कैरिब 17वीं शताब्दी के मध्य तक तो लगभग विलुप्त ही हो गई, खत्म। 1519 से पहले मध्य मेक्सिको की आबादी 2 करोड़ के आसपास मानी जाती है। 16वीं शताब्दी के दौरान इसमें 90% की गिरावट आई। 90%। पेरू में भारतीय आबादी लगभग 40% घट गई। माया लोग इन्फ्लुएंजा और चेचक से कम हुए। अमेज़न घाटी की आधी स्वदेशी आबादी खसरा और चेचक का शिकार हो गई। उत्तरी अमेरिका में भी चेचक से भारतीय मरते रहे। चेरोकी जनजाति का उदाहरण दिया गया है। ये आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। ये एक तरह का अनजाने में हुआ नरसंहार था। बिल्कुल। और ये सिर्फ बीमारियां ही नहीं थीं। यूरोपियों ने नई दुनिया की पूरी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को बदल दिया, जिसने भारतीय आबादी के पतन को और तेज किया। कैसे? देखिए, मेक्सिको और पेरू के भारतीय मुख्य रूप से मक्का, आलू, बीन्स जैसी फसलों की खेती पर निर्भर थे। उनके पास पालतू जानवर बहुत कम थे, शायद कुत्ते, लामा, गिनी पिग। और यूरोपीय अपने साथ क्या लाए? सुअर, भेड़, बकरी, मवेशी और घोड़े। हाँ, और इन जानवरों की संख्या अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ी। उन्हें चरने के लिए जमीन चाहिए थी, तो उन्होंने भारतीयों की कृषि भूमि पर चढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते खेती की जमीन चारागाह में बदल गई। घोड़ों ने तो खासतौर पर उत्तरी अमेरिका की मैदानी जनजातियों जैसे अपाचे और कोमांचे के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वो व्यापार और चोरी के माध्यम से फैले और शिकार और युद्ध का तरीका बदल गया। जंगल और कृषि भूमि बड़े बड़े रैंचों में बदल दिए गए। स्पेनिश लोगों ने भारतीयों को उनकी पारंपरिक फसलें जैसे सब्जियां उगाने देने के बजाय नकदी फसलें लगवाईं। चीनी के बागान, कपास, तंबाकू, अंगूर के बाग। ब्राजील में बड़े पैमाने पर लकड़ी और डाइवुड, रंगाई के काम आने वाली लकड़ी का निर्यात शुरू हुआ, जिसके लिए जंगलों की कटाई हुई। यूरोप से नई फसलें भी लाई गई। स्पेन से खट्टे फल आए। केला अफ्रीका से कैनरी द्वीप के रास्ते वेस्ट इंडीज पहुंचा। रतालू याम अफ्रीका से आया
और भारत से आई एक बेहतर किस्म वेस्ट इंडीज में शुरू की गई। गेहूं भी यूरोप से लाया गया। और कुछ स्थानीय चीजें गायब हो गईं, जैसे मेक्सिको के खाने योग्य कुत्ते विलुप्त हो गए। ऑस्ट्रेलिया का मामला भी कुछ ऐसा ही था। वहां के आदिवासी समाज अधिशेष उत्पादक नहीं थे और भाषाई रूप से बहुत खंडित थे। लगभग 700 अलग-अलग जनजातियां थीं। वहां भी चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, टीबी और यहाँ तक कि सामान्य सर्दी जुकाम ने भी आदिवासियों की आबादी का सफाया कर दिया। रिचमंड और मुरुम्बिज नदी क्षेत्रों के उदाहरण दिए गए हैं। और बीमारियों के अलावा सीधा युद्ध और हिंसा भी थी। हाँ, युद्ध ने भी स्वदेशी आबादी को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। पुर्तगालियों ने पगवा जनजाति का लगभग सफाया कर दिया। पेरू में टुपैक अमारू द्वितीय, जो अंतिम इंका शासक के वंशज माने जाते थे, कि विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, जिसमें लगभग 1 लाख मौतें हुई। 1 लाख! उत्तरी अमेरिका में टस्करोरा जनजाति की संख्या आधी रह गई। यमासी जनजाति के लोग या तो मारे गए या गुलाम बना लिए गए। फ्रांसीसियों ने फॉक्स जनजाति को लगभग खत्म कर दिया। इरोक्वा पर अमेरिकी जनरल सुलिवन का अभियान बहुत विनाशकारी था। ऑस्ट्रेलिया में भी औपनिवेशिक मिलिशिया और पुलिस ने आदिवासियों का दमन किया। क्वींसलैंड का उदाहरण है, जहां 1860 के दशक में अनुमानित 4000 आदिवासी मारे गए थे। तो ये जैविक आक्रमण, पारिस्थितिक परिवर्तन और सीधी हिंसा, इन सब ने मिलकर नई दुनिया की मूल आबादियों के लिए एक भयावह स्थिति पैदा कर दी। और इसी पृष्ठभूमि में अब हम आते हैं यूनिट के सबसे अंधकारमय खंड पर, 14.5 जबरन प्रवासन और दास्तां, फोर्स्ड माइग्रेशन एंड स्लेवरी। हाँ, जब इबेरियन प्रायद्वीप स्पेन और पुर्तगाल से मुसलमानों को निकाला गया और कैनरी द्वीप समूह के मूल निवासियों गुआंचेज का विनाश हुआ, तो वहां श्रम की कमी हो गई थी। और फिर अमेरिका में जैसा हमने देखा, मूल निवासियों की बीमारियों और शोषण से भयानक मृत्यु दर हुई। इससे वहां बड़ी-बड़ी जमीनों, एस्टेट्स, बागानों और खानों में काम करने के लिए सस्ते श्रम की भारी मांग पैदा हुई। यूरोपियों ने चीनी की खेती और उसकी खपत अरबों से सीखी थी। कोलंबस ने 1493 में ही वेस्ट इंडीज में गन्ना उगाना शुरू कर दिया था। और जल्द ही ब्राजील में चीनी के बागान आम हो गए। अमेज़न में कोको और जंगल के दूसरे उत्पाद इकट्ठा करने के लिए भी गुलामों की जरूरत पड़ी। वर्जीनिया और मैरीलैंड को तंबाकू की खेती के लिए गुलामों की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए शुरू हुआ ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। इसने अफ्रीका से लाखों अफ्रीकियों को दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज और उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में लाकर यहाँ की पूरी जनसांख्यिकी डेमोग्राफी को बदल दिया। अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम अफ्रीका से दास्ता के कारण जो जनसंख्या का नुकसान हुआ 1680 to 1860 के बीच, वो वहां की कुल आबादी का 10% से थोड़ा ज्यादा था। ये दास लाए कैसे जाते थे? क्या यूरोपियन खुद जाके पकड़ते थे? तरीके अलग अलग थे। कभी कभी यूरोपीय खुद छापेमारी करते थे, लेकिन ज्यादातर वो अफ्रीकी शासकों या व्यापारियों के साथ संपर्क के माध्यम से दास प्राप्त करते थे। अफ्रीका के भीतर भी दास प्रथा पहले से मौजूद थी? हाँ, अफ्रीका के भीतर अंतर जनजातीय युद्धों, इंटर ट्राइबल वॉर्स के कैदियों को गुलाम बनाया जाता था। कभी कभी अफ्रीकी शासक सिर्फ गुलाम पकड़ने के लिए ही युद्ध करते थे, जिन्हें दास शिकार, स्लेव हंट्स कहा जा सकता है। और इन पकड़े गए लोगों को फिर यूरोपीय व्यापारियों को बेच दिया जाता था? हाँ, बदले में यूरोपीय व्यापारी उन्हें बंदूकें, बारूद और यूरोपीय कपड़े जैसी चीजें देते थे। और फिर अफ्रीकी शासक इन बंदूकों का इस्तेमाल और ज्यादा दास पकड़ने के लिए करते थे, जिन्हें फिर यूरोपियों को बेचा जाता था। ये तो एक दुष्चक्र बन गया। बिल्कुल, इसे गन स्लेव साइकिल कहा गया है। बंदूकों ने युद्धों को और खूनी बना दिया और दास व्यापार को और बढ़ावा दिया। क्या इतिहास में इसके समानांतर उदाहरण मिलते हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि शार्लेमेन के साम्राज्य से श्वेत महिलाओं को अरब साम्राज्य में मुस्लिम घरों में दास बनने के लिए निर्यात किया जाता था। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर ने घोड़े खरीदने के लिए युद्धबंदियों को काबुल में बेचा था। तो दास्य व्यापार कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन अटलांटिक पार का दास व्यापार अपने पैमाने और क्रूरता में अभूतपूर्व था। हाँ, 15वीं सदी में ही अफ्रीकी दासों को बिक्री के लिए लिस्बन, पुर्तगाल ले जाया जाने लगा था। लुआंडा, अंगोला में एक प्रमुख बंदरगाह बन गया, जहां से दासों को ब्राजील भेजा जाता था। कांगो भी दासों का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। शुरुआत में कितने दास ले जाए गए? अनुमान है कि 1450 से 1500 के बीच लगभग 1.5 लाख अफ्रीकी दासों को यूरोप ले जाया गया, ज्यादातर पुर्तगाल। फिर दासों को अटलांटिक के द्वीपों
मदीरा और साओ टोमे पर चीनी बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया। अमेरिका में पहली बार अफ्रीकी दास कब भेजे गए? 1515 में स्पेन द्वारा हिस्पैनियोला भेजे गए थे, लेकिन दासों का सीधा बड़े पैमाने पर ट्रांस अटलांटिक यातायात 1532 से शुरू हुआ। कौन सी यूरोपीय शक्तियां इसमें सबसे ज्यादा शामिल थीं? पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश सभी इसमें शामिल थे, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों की तुलना में कई अधिक दासों का परिवहन किया। आंकड़े क्या कहते हैं? 1691 से 1779 के बीच ब्रिटिश जहाजों ने अफ्रीकी बंदरगाहों से लगभग 2,30,000 दासों का परिवहन किया। मुख्य बंदरगाह थे लंदन, ब्रिस्टल और लिवरपूल। और ये दास कहाँ भेजे जाते थे? ब्रिटिश दास जहाज मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन में ब्रिटिश संपत्तियों को दासों की आपूर्ति करते थे, लेकिन वो दूसरी यूरोपीय शक्तियों की कॉलोनियों को भी दास बेचते थे। कुल मिलाकर कितने अफ्रीकी दासों को अमेरिका भेजा गया होगा? अनुमान क्या है? अनुमान अलग-अलग हैं, लेकिन माना जाता है कि 16वीं सदी से 19वीं सदी के बीच लगभग 10 से 12 मिलियन यानी 1 करोड़ से 1.2 करोड़ अफ्रीकी दासों को जबरन अमेरिका लाया गया। ये इतिहास के सबसे बड़े जबरन प्रवासन में से एक था। कुछ और आंकड़े दिए गए हैं। 16वीं सदी में लगभग 367,000 अफ्रीकी दास अमेरिका भेजे गए। 1700 से 1763 के बीच अकेले ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका में दासों की संख्या 20,000 से बढ़कर 3 लाख हो गई, 15 गुना। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी कॉलोनीज ने 1,15,000 दास प्राप्त किए। 1788 में फ्रांसीसी वेस्ट इंडीज में 5,94,000 दास थे। 1780 के दशक में फ्रांसीसी वेस्ट इंडीज कॉलोनीज को हर साल 30,000 दास मिलते थे, हर साल। 1600 तक पूर्वी ब्राजील में लगभग 100,000 अफ्रीकी दास थे। अकेले अंगोला ने 18वीं शताब्दी में 2 मिलियन 20 लाख दासों की आपूर्ति की, ज्यादातर ब्राजील को। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 18वीं शताब्दी में जो अधिकांश अफ्रीकी लाए गए वो ब्राजील और वेस्ट इंडीज गए। उत्तरी अमेरिका में कुल लाए गए दासों का 5वें हिस्से से भी कम गया। इस सब का नतीजा क्या हुआ? जनसांख्यिकी पर क्या असर पड़ा? कई कॉलोनियों में स्थिति ये हो गई कि अश्वेत दासों की संख्या श्वेत उपनिवेशवादियों से कहीं ज्यादा हो गई। बाबाडोस का उदाहरण दिया गया है। 1645 में वहां 6,000 अश्वेत और 40,000 श्वेत थे, लेकिन 1685 तक सिर्फ 40 साल बाद 46,000 अश्वेत और सिर्फ 20,000 श्वेत रह गए थे। सेंट डोमिंग, हैती का उदाहरण तो और भी चौंकाने वाला है। 1687 में 4500 श्वेत और 3500 अश्वेत थे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां 28,000 श्वेत, 30,000 मुक्त अश्वेत जिन्हें गुलामी से आज़ादी मिल गई थी और 4,06,000 दास थे। 4 लाख से ज्यादा दास। मोंटेसराट, दूसरे फ्रांसीसी द्वीप, दक्षिण कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना, लुइजियाना, लगभग हर जगह जहां बागान अर्थव्यवस्था थी, अश्वेत आबादी तेजी से बढ़ी और अक्सर श्वेत आबादी से ज्यादा हो गई। प्राचीन दुनिया में भी दासता थी, क्या उससे तुलना की जा सकती है? हाँ, स्रोत कुछ तुलनात्मक आंकड़े देते हैं। एथेंस में 400 ईसा पूर्व में लगभग 60,000 दास थे, जो कुल आबादी का 30% थे। रोमन इटली में ईसा पूर्व पहली सदी के आसपास 6 लाख से 20 लाख दास थे, जो कुल आबादी का शायद 30-35% थे। अब नई दुनिया के आंकड़े देखें। वेनेजुएला में 1800 में 15% आबादी दास थी। ब्राजील में 1800 से 1850 के बीच 10 लाख से 25 लाख दास थे, जो आबादी का लगभग 33% थे। दक्षिणी यूएस में 1820 से 1860 के बीच 15 लाख से 40 लाख दास थे। ये भी आबादी का 33% थे। क्यूबा में 1804 से 1861 के बीच 28-30% आबादी दास थी। तो नई दुनिया के कई हिस्सों में दासता का पैमाना प्राचीन साम्राज्यों के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा था। हाँ, लेकिन ये आंकड़े उस मानवीय पीड़ा और त्रासदी को नहीं दर्शाते जो इसके पीछे थी। बिल्कुल नहीं। व्यक्तियों को उनके समुदायों, उनके परिवारों से क्रूरतापूर्वक छीन लिया गया। पकड़े जाने के दौरान ही कई लोग मारे जाते थे। फिर उन्हें भयानक परिस्थितियों में बंदरगाहों तक पैदल ले जाया जाता था और वहां से जहाजों में ठूस दिया जाता था। इस यात्रा को मिडिल पैसेज कहा जाता है। जहाजों पर स्थितियां इतनी भयावह थी, भीड़, गंदगी, बीमारियां, क्रूरता, कि अनुमान है कि अटलांटिक पार करते समय लगभग 10% दासों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। और जो बचकर अमेरिका पहुंचे, उनका जीवन भी नर्क से कम नहीं था। गन्ने की कटाई जैसे काम
कमर तोड़ने वाले थे। दास दयनीय परिस्थितियों में रहते थे, उन्हें कम भोजन मिलता था, रहने की जगह खराब होती थी, कपड़े नाकाफी होते थे और वो बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते थे। हैरियट बीचर स्टो की किताब अंकल टॉम्स कैबिन ने इस क्रूरता को दुनिया के सामने लाने में मदद की। क्या दास प्रतिरोध नहीं करते थे? करते थे। कुछ दास शहरों में भाग जाते थे जहां नियंत्रण कमजोर होता था। विद्रोह भी होते थे, हालांकि उन्हें बेरहमी से कुचल दिया जाता था। कुछ कुशल दास जैसे कारीगर थे जिनका जीवन स्तर शायद यूरोप के गरीब किसानों से बेहतर रहा हो, लेकिन वो अपवाद थे। कुल मिलाकर दास्ता एक बेहद अमानवीय व्यवस्था थी। अच्छा, क्या सिर्फ अफ्रीकियों का ही जबरन प्रवासन हुआ? नहीं, कुछ श्वेत बसने वालों को भी उनके देशों की सरकारों ने जबरन विदेश जाने के लिए मजबूर किया था। जैसे कि ब्रिटिश सरकार स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध 1702-13 के बाद बढ़ते अपराध दर से चिंतित थी, तो उन्होंने 1718 में एक परिवहन अधिनियम ट्रांसपोर्टेशन एक्ट पारित किया। इस एक्ट में क्या था? ये एक्ट न केवल मृत्युदंड के मामलों में माफी के तौर पर, बल्कि चोरी जैसे गैर पूंजीगत अपराधों के लिए भी सजा के रूप में दोषियों को अमेरिका या वेस्ट इंडीज भेजने की अनुमति देता था। अच्छा, मतलब अपराधियों को कॉलोनी भेज दिया जाता था? हाँ, 1720 से 1763 के बीच ब्रिटिश संसद ने ऐसे 16 और अधिनियम पारित किए। अनुमान है कि 1718 से 1785 के बीच लगभग 50,000 दोषियों को ब्रिटेन से अमेरिका और वेस्ट इंडीज भेजा गया। इनमें से 30,000 इंग्लैंड से, 13,000 आयरलैंड से और 700 स्कॉटलैंड से थे। इनके लिए यात्रा कैसी थी? जहाजों पर मृत्यु दर लगभग 14% थी। ध्यान देने वाली बात है कि ये ट्रांस अटलांटिक यात्राओं के दौरान दासों की औसत मृत्यु दर लगभग 10% से भी ज्यादा थी। ज्यादातर ये दोषी कहाँ बसाए गए? ज्यादातर वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में। बाद में जब अमेरिका आजाद हो गया तो ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को 1788 में एक दंड कॉलोनी, पीनल कॉलोनी के रूप में स्थापित किया। क्या फ्रांसीसियों ने भी ऐसा किया? हाँ, फ्रांसीसी सरकार ने भी पेरिस के आवारा लोगों को केयेन, दक्षिण अमेरिका भेजा 1749 में। वेश्याओं को भी फ्रांस से भेजा गया था। 1767 में तो सुधारित वेश्याओं को फ्लोरिडा बसाने में मदद के लिए ब्रिटेन से भी भेजा गया था। तो राज्य द्वारा प्रायोजित जबरदस्त प्रवासन सिर्फ अफ्रीकी दासों तक ही सीमित नहीं था, हालांकि उसका पैमाना और प्रकृति बिल्कुल अलग थी। ये एक तरह का सामाजिक नियंत्रण का तरीका भी था, अवांछनीय लोगों से छुटकारा पाना। बिल्कुल। तो ये था जबरदस्त प्रवासन और दास्ता का दुखद अध्याय। अब हम आते हैं इस यूनिट के सारांश पर, खंड 14.6 समरी। हाँ, तो हमने क्या देखा? पहली बात, समुद्री खोज केवल पश्चिमी यूरोपियों का एकाधिकार नहीं थी। चीनियों ने भी बड़ी समुद्री यात्राएं की थी, लेकिन उनकी सांस्कृतिक सोच ने उन्हें रोक दिया। दूसरी बात, यूरोपीय विस्तार के पीछे कई कारण थे। लड़ाकू ईसाई धर्म का जोश, आर्थिक लालच, सोना, मसाले, व्यापार और नई सैन्य और नौसैनिक तकनीकें। तीसरी बात, प्रवासियों की कई लहरें आईं। पहले इबेरियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, फिर उत्तर पश्चिमी यूरोपीय, खासकर ब्रिटिश, और फिर बड़ी संख्या में अफ्रीकी, जिन्हें दास के रूप में जबरन लाया गया। और राज्य द्वारा प्रायोजित प्रवासन, चाहे वो दोषियों का हो या गरीबों का, वो एक तरह का सामाजिक नियंत्रण का तरीका भी था। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूरोपियों ने चाहे जानबूझकर या अनजाने में नई दुनिया में बीमारियों, विस्थापन और शोषण के जरिए एक तरह का नरसंहार किया, हॉलोकॉस्ट किया। स्वदेशी आबादी का विनाश हुआ। और इस विस्तार और कॉलोनियों की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्वदेशी आबादी और फिर अफ्रीकी दासों के श्रम का बेरहमी से शोषण किया गया। पांचवी बात, पश्चिमी गोलार्ध यानी अमेरिकाज के मूल निवासियों की तुलना में पूर्वी गोलार्ध यानी एशिया, अफ्रीका की स्वदेशी आबादी जनसांख्यिकीय रूप से ज्यादा थी और उनके पास ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली राज्य प्रणालियां थी। इसलिए वो यूरोपियों का ज्यादा मजबूती से प्रतिरोध कर पाए। हाँ, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की गर्म और बीमारियों वाली जलवायु और साइबेरिया की अत्यधिक ठंड पश्चिमी यूरोपीय लोगों के बड़े पैमाने पर बसने के अनुकूल नहीं थी। इसलिए पूर्वी गोलार्ध में यूरोपीय बसावट उतनी प्रभावी और व्यापक नहीं हो पाई जितनी कि वो नई दुनिया में हुई। बिल्कुल, ये मुख्य बिंदु थे इस यूनिट के। ठीक है, तो अब इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं एक ऑडियो बुलेट पॉइंट शैली में। जरूर। पहला, प्रवास एक मौलिक, ऐतिहासिक रूप से निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है जिसके पीछे जटिल कारक होते हैं: अर्थव्यवस्था, जलवायु, संस्कृति,
राजनीति ये हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं, यानी यूरोप और अमेरिका के बीच चीजों का आदान प्रदान, उसका एक बहुत ही स्याह पहलू था। यह अक्सर एक जैविक आक्रमण साबित हुआ, जिसके स्वदेशी आबादी के लिए विनाशकारी परिणाम हुए, मुख्य रूप से यूरोप से आई बीमारियों के कारण। चौथा, जबरदस्त प्रवासन और खास तौर पर ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशों के आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग था। इसके बिना शायद वैसी तरक्की संभव नहीं होती, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी लाखों अफ्रीकियों की आज़ादी और उनकी जिंदगी से। इसमें अपार मानवीय पीड़ा शामिल थी। और पांचवा, यूरोपीय बसावट के पैटर्न और उनकी सफलता हर जगह एक जैसी नहीं थी। ये स्थानीय प्रतिरोध की क्षमता, जलवायु और खुद औपनिवेशिक शक्तियों के नीतियों पर निर्भर करता था। एशिया और अफ्रीका में उनका अनुभव अमेरिका से बहुत अलग था, के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की दुनिया में जो राजनीति है, पहचान के मुद्दे हैं, देशों के बीच और देशों के भीतर जो आर्थिक असमानताएं हैं, उनके तार कहीं न कहीं इतिहास के इन प्रवासों से, विस्थापनों से, लोगों के मिलने और टकराने से और उन नए समाजों के निर्माण से जुड़े हैं, जो अक्सर असमानता की नींव पर बने थे। इस पर जरूर सोचना चाहिए। ये एक बहुत गहरा विचार है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स ध्यान दें, ये विस्तृत चर्चा आधुनिक विश्व इतिहास, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि आज की दुनिया को, इसके समीकरणों को, इसकी जटिलताओं को समझने के लिए भी ये समझ बहुत जरूरी है। तो हमारी सलाह है कि तथ्यों और विश्लेषण को अच्छी तरह से समझने के लिए इस चर्चा को दोबारा जरूर सुनें। नोट्स बनाएं। हाँ, री-लिसनिंग से कॉन्सेप्ट्स और डिटेल्स दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएंगे। और अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी, तो हमारे सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में अपने सवाल या विचार हमें बताएं। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली गहन चर्चाओं से जुड़े रहें। अगली ज्ञानवर्धक चर्चा में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।